डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सिद्धि त्रिवेदी डॉक्टर बाबा आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषय रहा है हमारा हिंदी एमए पार्ट 2। आज हम जो पर्चा पढ़ने वाले हैं वो है MHD 01 ब्लॉक नंबर 4 के अंतर्गत बिहारी के काव्य में निरूपण। ठीक है, बिहारी के काव्य का महत्व। उसके अंतर्गत इकाई की रूपरेखा में हम पढ़ेंगे उद्देश्य, प्रस्तावना, समकालीन परिवेश, श्रृंगार निरूपण, प्रकृति चित्रण, भक्ति और नीति, मुक्तक काव्य परंपरा और बिहारी, बिहारी की भाषा, सारांश, प्रश्न अभ्यास। बिहारी मुख्यतः रीतिकालीन कवि हैं, ये तो आप सब जानते ही होंगे। सबसे पहले हम थोड़ी रीतिकाल के विषय में परिचय प्राप्त करेंगे। आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, ये तीनों काल हिंदी काव्य के अंतर्गत हम MHD 01 के में पढ़ेंगे। यहाँ पे ब्लॉक नंबर 4 पूर्ण रीतिकाल है, तो रीतिकाल में बिहारी जो है वो रीतिकालीन कवि के रूप में कहे जाएंगे। लेकिन बिहारी का परिचय प्राप्त करने से पहले थोड़ी बहुत जानकारी हमें रीतिकाल के विषय में होनी आवश्यक है। अब रीतिकाल, तो रीतिकाल के विषय में भी रीतिकालीन नामकरण को लेकर काफी विवाद रहा है। कुछ एक विद्वानों ने कहा है कि रीतिकाल श्रृंगार काल कहा जाएगा, तो कुछ एक विद्वानों ने कहा है कि रीतिकाल हम रीतिकालीन व्यंजना और लक्षणा को प्रभुत्व मानते हुए उसका नाम हम रीतिकालीन ही रखेंगे। तो इसी तरह श्रृंगार काल, रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल, कितने सारे नामों से परिचित हैं ये काल। लेकिन मुख्यतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल कहना उचित समझा है। क्यों उचित समझा है? क्योंकि रीतिकाल जो पूरा रहा है वो आश्रित कवि जो दरबारी राजाओं के आश्रय में रहते थे और पूर्ण रूप से वहाँ के दरबारी वातावरण का वैलासिक जीवन का जो चित्रण अपनी कविताओं में उतारते थे। फिर वो चित्रण चाहे संयोग वियोग वर्णन हो, चाहे वो चित्रण नायिका के पूर्ण नक्षिक रूपी हो, कोई भी हो, प्रकृति चित्रण हो, ये सब कुछ रीतिकाल के अंतर्गत उभर के आया है। श्रृंगार काल भी इसे कहा जाता है क्योंकि श्रृंगार युक्त प्रवृत्तियां रीतिकाल में काफी हुई हैं, जैसे कि नायिका भेद वर्णन, नायिका का नक्षिक वर्णन, संयोग वर्णन, प्रेम का वियोग वर्णन, ये सारी बातें रीतिकाल में उभर कर सामने आई है। अब रीतिकाल के अंतर्गत भी देखिए 3 भेद हैं। कौन से? रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि और रीति सिद्ध कवि। तो बिहारी कैसे कवि थे? बिहारी रीति बद्ध कवि थे। बिहारी क्यों रीतिबद्ध कवि थे? क्योंकि बिहारी जो थे उन्होंने जो भी कविताएं लिखी हैं वो उनके नियम, काव्य के लक्षण, व्यंजना और उनके नियम के अंतर्गत लिखी हुई है। जब हम बिहारी की भाषा के विषय में पढ़ाई करेंगे तब जानेंगे कि उन्होंने अलंकार की अतिशयोक्ति कहीं भी नहीं की है। तो बिहारी के विषय में हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। बिहारी का जन्म सन 1595 ग्वालियर में हुआ था और फिर वो वृंदावन आकर बसे थे। रीतिकाल में बिहारी के जन्म और
उनकी यौवनावस्था का जो पूरा का पूरा समय रहा है वो रीतिकाल से एकदम कहे या रीतिकाल में ही रहा है, और उन्होंने ये सारी चीज़ें अपने जीवन में भी देखी भोगी है, जिसको उन्होंने अपने काव्य में उभारा है। बिहारी का विवाह मथुरा में हुआ था और वो आगे के कुछ समय के लिए मथुरा में जाकर बस गए थे। वो मथुरा में जाकर इसीलिए बस गए थे क्योंकि मथुरा में एक ऐसा रिवाज था कि वहाँ पे उस समय ऐसा रिवाज था, आज भी शायद हो तो होगा, शायद बहुत नहीं है, लेकिन उस समय तो परफेक्टली ये रिवाज रहा है कि मथुरा में जिसकी शादी होती है तो वहाँ की लड़कियाँ दुल्हन बन के ससुराल नहीं आती हैं, पर दामाद ससुराल में आकर रहते हैं। तो बिहारी भी अपने ससुराल में काफ़ी समय रहे और बिहारी ने मुगल वंश के राजा शाहजहां, जहांगीर आदि राजाओं के दरबार में आश्रय लिया और वहाँ आश्रित कविताओं का स्थापन किया। उन्होंने आश्रित कवि के रूप में शाहजहां, जहांगीर, नूरजहां आदि राजाओं के दरबार में रहते हुए एक अनुपम और दिव्य काव्य का हमें चरित्रपान कराया है। इन लोगों ने बिहारी की वृत्ति बांध दी थी। वृत्ति से मतलब है कि वो जितने अच्छे काव्य करते जाते थे उस काव्य के अंतर्गत उनको कुछ इनाम दिया जाता था, मतलब कुछ असरफिया दी जाती थी, कुछ मुद्राएं दी जाती थी, जिसे वृत्ति कहते हैं। जैसे कि हम आज के समय में कहते हैं कि भाई इसका इतना पगार निश्चित है, तो वो सैलरी की बात वहाँ पे वृत्ति नाम से जानी जाती थी। तो बिहारी एक बार अपनी वृत्ति लेने, अपनी आय लेने जयपुर पहुँचे और जयपुर पहुँचने के बाद उनकी मुलाकात वहाँ के राजा जयसिंह से हुई। देखिए, वो वहाँ दरबार में वृत्ति लेने तो गए, लेकिन उनकी मुलाकात है वो सीधी जयसिंह से नहीं हुई। उन्होंने वहाँ जाकर उनसे मिलना चाहा कि राजा कहाँ है, यहाँ का कार्यभार कैसे चलता है। उन्होंने देखा कि यहाँ तो कोई कुछ देखने या कुछ संभालने के लिए उपस्थित ही नहीं है। जो मुख्य रूप से राजा होते हैं उनकी तो बतौर कमी दिखी जा रही है, तो राजा हैं कहाँ यहाँ के। तब जाके उनको पता चला कि राजा तो अपनी रानियों के साथ इतने व्यस्त रहते हैं, इतने विलासिक जीवन में डूब चुके हैं कि उन्हें अपनी प्रजा या अपने राज्य का कोई ख्याल ही नहीं है। तब जाके बिहारी ने एक दोहा लिखा, नहीं मधुर, नहीं पराग, नहीं मधु मधुर, नहीं विकास, यही काल, अली कली सो बिंधियो, आगे कौन हवाल। यानी कि जो राज्य में जैसे कि पराग के ऊपर मधुमक्खियाँ यानी फूल के ऊपर मधुमक्खियाँ बैठती हैं, तो राज्य के ऊपर राजा राज करते हैं। तो जिस राज्य के ऊपर राजा ही नहीं है, अली कली सो बिंधियो, आगे कौन हवाल, यानी कि कोई भी आके कुछ भी कर जाए, कोई भी चढ़ाई कर जाए, यहाँ कोई देखने के लिए है ही नहीं, तो आगे ये राज्य किसके हवाले, इसका कौन रखवाला। ये दोहा जब राजा जयसिंह और उनकी रानी ने सुना तब वो लोग अति प्रसन्न हुए। राजा तो अपने वैलासिक जीवन से निकल के तुरंत अपने राज्यभार को संभालने के लिए दौड़ पड़े और रानी ने भी प्रसन्न होकर उन्हें कालीग्राम नामक मुद्रा भेंट के स्वरूप में दी। और बिहारी एक ऐसे कवि रहे हैं जो सिर्फ न केवल जहांगीर या नूरजहां या शाहजहां के साथ ही जुड़े थे, लेकिन बिहारी मुगल साम्राज्य के बाद भी अपने अंत समय तक दरबारी राजा और
मुसलमानी राजाओं के साथ भी जुड़े रहे, यहाँ तक कि जयसिंह के पुत्रों को भी विद्या संस्कार बिहारी ने दिया हुआ है। अब जब हम बिहारी के विषय में बात करते हैं कि उनके परिवेश, समकालीन परिवेश, तो समकालीन परिवेश में हम देखेंगे कि बिहारी कहाँ रहे हैं, ज़्यादातर बिहारी रहे हैं दरबार में, ठीक है। तो उनका समकालीन जो परिवेश होता है, इंसान का समकालीन परिवेश वो जहाँ रहता है वहीं का होता है। तो बिहारी का भी समकालीन परिवेश मुख्य रूप से दरबार का रहा है। बिहारी के जीवन के इतिवृत्त से स्पष्ट है कि उन्हें विभिन्न राज दरबारों में आश्रय मिला। तब अधिकांश राजाओं का जीवन सामयिक राजनीति से पृथक अवकाश और विलास का जीवन था। दिल्ली का राजवंश ऐश आराम में मस्त था। राजाओं और रईसों के लिए अधिकांश और विलास का अवसर कहीं अधिक था। बिहारी इसी परिवेश में सतसई के दोहे की रचना कर रहे थे। उनके सामने जीवन का कोई ऊंचा आदर्श या यथार्थ की खुददारी जमीन नहीं थी। रूप रस की उपासना ही उनका मुख्य लक्ष्य था। बिहारी इस रूप रस के बेजोड़ उपासक कवि हैं। रूप रस चित्रण में नारी ही उनका आलंबन है। उन्होंने जैसे अमल वर्ण अनिंद सुंदरियों का गतिशील रूप रेखांकित करने का प्रयास किया है। किसी भी साहित्य का में श्रृंगार का वर्णन आम बात रही है, लेकिन रूप वर्णन में विद्यापति भी कम नहीं है। अब देखिए समकालीन परिवेश से इसका क्या महत्व है। मैंने अभी जो 4-5 लाइनें पढ़ी, कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने अभी आपको बताया कि बिहारी एक राज्य आश्रित कवि थे। और राज्य आश्रित कवि कैसे थे? वो आदिकालीन नहीं थे कि उन्होंने राजाओं की वीरत्व का प्रदर्शन किया या उनके वखाण किए। वो भक्तिकालीन भी नहीं थे कि भक्तिमूलक रचनाएं की। वो तो श्रृंगार काल के कवि थे ना। तो उनके समय में श्रृंगार की जो प्रवृत्तियां राज दरबार में चलती थी, उनको देखा और उनकी लेखनी चल पड़ी। इसलिए बिहार के श्रृंगारिक वर्णन को इतना ऊंचा आदर्श रूप भी नहीं माना जाता है जैसे कि विद्यापति रहे हैं। दोनों का परिवेश समानांतर रूप में चला है। भले ही विद्यापति भक्ति काल की दहलीज पे खड़े आदिकाल के अंत तक के कवि थे, लेकिन तब की प्रवृत्तियां भी कुछ इसी प्रकार थी और उन्होंने भी यही कार्य किया है जो बिहारी ने किया है। अब आगे श्रृंगार निरूपण। अब आपको लगेगा कि अगर समकालीन परिवेश के अंतर्गत हमने पढ़ा कि श्रृंगारिक कवि के रूप में बिहारी इतने ऊपर तक नहीं है, तो ऐसी कौन सी चीज़ थी कि बिहारी को इतना फेमस, इतना प्रख्यात बना दिया था? तो उस विषय में भी हम बात करेंगे। बिहारी की एक मुक्तक काव्य के अंतर्गत देखें तो बिहारी ने एक इतना अच्छा कार्य किया है कि बिहारी के हम जितने भी पद पढ़ते जाते हैं तो हमें लगता है कि उसके अंतर्गत का जो चित्रण है वो हमारे आंखों के सामने ही पूरा चित्रपट चल रहा है। कैसे? मैं अभी आपको मुक्तक काव्य की जब बात आती है तब उदाहरण देकर समझाती हूँ। फिलहाल हम श्रृंगार काव्य में बिहारी के दोनों पक्ष संयोग और वियोग की विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। संयोग वर्णन में बिहारी की कविताओं में संयोग श्रृंगार के प्रति विशेष ललक दिखाई पड़ती हैं। संयोग श्रृंगार का मूल आधार रूप शक्ति और शारीरिक आकर्षण है, जिसमें नायक नायिका के रूप, भंगिमा, चेष्टा आदि का बाहुल्य है। देखकर, सुनकर, स्पर्श कर, बातचीत कर संयोग का परिवेश तैयार होता है। जैसे कि हमने ऊपर उल्लेख किया है, बिहारी का मुख्य वर्ण विषय नायक नायिका का संयोग वियोग वर्णन रहा है। बिहारी का प्रेम घनानंद के प्रेम के समान उदात्त नहीं है। देखिए, संयोग वर्णन में यहाँ ये बात समझने की है कि संयोग वर्णन यानी प्रेम वर्णन। अब
घनानंद का प्रेम वर्णन ले लीजिए और बिहारी का प्रेम वर्णन ले लीजिए तो बहुत ज़्यादा फर्क महसूस होता है। कैसे? घनानंद ने जो लिखा है वो अपनी आत्मानुभूति पीड़ा को लेखनी के रूप में चलाया है, और बिहारी की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने अपनी कोई आत्मानुभूति या अपने अनुभव को नहीं चित्रित किया है, अपने अनुभव को लिखा ही नहीं है। उन्होंने क्या लिखा है? जो राजा अपने दरबार में विलासिता पूर्ण जीवन जीते थे उनकी ही देखकर लेखनी चलाई हुई है। तो घनानंद जैसी मार्मिकता तो नहीं आएगी, ये तो जाहिर सी बात है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, साह करे बोहनी हंस देह कहे नटी जाए। ये एक संयोग वर्णन का दोहा है। बिहारी ने इस दोहे के अंतर्गत लिखा है कि जो राधा रानी है वो भगवान श्री कृष्ण की मुरली चुरा लेती हैं, उन्हें नहीं देती हैं, और वो अपने होठ पे सजा के वो खुद श्री कृष्ण हैं ऐसे मुरली बजाती हैं। अपने आप में एक ये पूरी तस्वीर है। उन्होंने दोहे जैसे छोटे छंद का प्रयोग करके भी चित्र में कहीं धूमिलता नहीं रहने दी। जैसे कि मैंने कहा ना, आप बिहारी के जितने भी संयोग के हैं दोहे, या फिर उनकी बिहारी सतसई के अंतर्गत जितने दोहे आते हैं वियोग के, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आप आँख बंद कर लीजिए, आपको लगेगा कि ये पूरा मनोरम दृश्य हमारे सामने ही चल रहा है। और यही बिहारी की सबसे बड़ी प्रसन्नीय लोकप्रिय बाबत रही है। बिहारी सतसई का लोक विख्यात जग विख्यात होना यही कारण है कि जो लिखा उन्होंने वो नयन रम्य रहा है। कि चाहे वो हमारे आंखों के सामने नहीं है, लेकिन हमें प्रतीत होता है कि उनकी प्रत्येक लिखी हुई बात आंखों के सामने से ही गुजर रही है, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। आगे और एक दोहा पढ़ती हूं मैं। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैन नहीं सो बात। ये दोहा तो उनका बहुत ज्यादा फेमस रहा है। कहत रिजत नटत खिलत मिलत का मतलब है कि नैन, अब भरे भवन में, भरे भवन से क्या आप लेंगे अर्थ? दरबार, राज्य, जो राज्य है उसमें सब बैठे हैं, पूरा भवन भरा हुआ है, नायक और नायिका भी बैठे हैं। अब ये संयोग चित्रण है, देखिए अब इसमें लज्जा का प्रश्न है। जब प्रेमी और प्रेमिका बैठे हैं, अकेले नहीं हैं, सब लोग के बीच में है, तब वो अपने प्रेम का स्पष्टीकरण कैसे करेंगे? नैनों से। तो भाई नैनों वाली बात तो तभी भी थी, अभी भी है, ऐसा नहीं है। तो कहत मिलत खिजत रिजत, यानी नायिका अपने नैनों से ही इस तरह के इशारे करती हैं कि कभी कभी उसके नैनों को देख के लगता है कि वो कुछ कह रही है, कभी लगता है कि वो हंस रही है, कभी लगता है कि वो गुस्से में है। भरे भौन में करत नैनत ही सो बात, यानी नैनों ने सिर्फ नैनों से एक दो नहीं, कितनी 100 बातें कर दी। मुंह खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जुबान को कष्ट देने की ही जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ नैनों से नायक नायिका ने 1 2 4 नहीं 100 बातें कर दी। भरे भवन में किसी को पता भी चला नहीं। तो यही बिहारी की सबसे बड़ी लोकप्रियता रही है। बिहारी के वियोग वर्णन की जब हम बात करते हैं तो वियोग वर्णन श्रृंगार वर्णन के जितना, मतलब संयोग वर्णन के जितना फेमस नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वियोग वर्णन में उन्होंने कहीं नायिका के वियोग को दर्शाने में अतिशयोक्ति का प्रदर्शन कर दिया है। किस तरह अतिशयोक्ति का प्रदर्शन किया है तो वो मैं आपको दोहा पढ़कर भी सुनाऊंगी। श्रृंगार रस में वियोग का विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें प्रेमानुभूति की गहरी और व्यापक अनुभूति होती है। जब प्रेम विरह की आग में तपता है तभी उसकी असली परीक्षा होती है। कवि विरह की इस व्यापकता को
पहचानता तो है, लेकिन इसको व्यवस्थित नमूने के रूप में प्रदर्शित नहीं कर पाता है। वो प्रदर्शित तो अवश्य करते हैं, लेकिन उनके सारे दिए गए उपमाएं अति यानी ज्यादातर आम न रहते हुए कुछ विशेष बनने के चक्कर में हास्यास्पद भी हो गई है। लाल तुम्हारे बिरा की अग्नि अनूप अपार, सबसे बरसे नीर दू जरहू मिटे न जार। अर्थात प्रिय, तुम्हारे वीर की अग्नि की तुलना और किसी चीज से नहीं की जा सकती है। इसकी था आंसू की धारा बन गई है, फिर भी ये प्रचंड ताप में जल रही है। दूसरा देखें, अजो न आए सहज रंग बिर दुबरे गात, अभी कहाँ चलाइयत ललन चलन की बात। नायक परदेश जा रहा है। सखी कहती है कि अभी तो प्रथम वियोग से ही नायिका पूरी तरह से उबर नहीं पाई थी कि प्रिय के जाने का समय आ गया। विरह में दुबले हो गए, शरीर वियोग की पीड़ा से व्यंजित हुई है। इन पंक्तियों में विरह सीधे सीधे हमारी संवेदना और सुख दुख की अनुभूति से जुड़ गया। श्याम सुरती करी राधिका, तकती तरनीजा नीर, असुवनी करती तरोस को खिन्हो खहोरे नीर। राधा श्याम का स्मरण करके बार बार श्याम वर्णी यमुना की ओर देख रही है। यमुना में उसे श्याम का चित्रपट नजर आ रहा है। उस प्रतिबिंब को देखती हुई श्याम आते नहीं दिखते हैं, तो वह यमुना तट को देखकर न जाने कितनी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। और इसके निरंतर प्रवाहित होने से यमुना तट का जल भी खारा हो जाता है, ऐसा नायिका को लगता है। यमुना तट पर पुरानी यादों को ताजा करते हुए नायिका को लगता है कि श्याम यमुना तट के अंदर ही है, अभी बाहर आएंगे, लेकिन वो बाहर नहीं आते हैं। तब नायिका को नदी का पानी भी समुद्र के पानी के समान खारा लग रहा है। तो इस तरह विरह में नायिका का अतिशय दुबला पतला हो जाना, और इतना दुबला पतला हो जाना कि जब मृत्यु आती है नायिका को लेने, तो मृत्यु नायिका को खोज नहीं पाती है, कि वो इतनी पतली हो गई है कि मृत्यु को नायिका मिलती ही नहीं है। तो ये बात यहाँ हास्यास्पद नजर आती है। अभी जब मैंने कहा कि उनके कुछ कुछ दोहे हमें काफ़ी हास्यास्पद नजर आएंगे, तो ये बात ये दोहे में है। मैं दोहा आपको चाहे तो पढ़ के सुनाती हूँ। नातवनी ने जान मेरी हिज में, कौने कौने चखनी चाहे लखे न मीछू थी मैं। अब ये ब्रज भाषा के साथ साथ इन्होंने अरबी फारसी शब्दों का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। नायिका को मृत्यु लेने आती है तो मृत्यु को नायिका कहीं दिखती ही नहीं है। अब इतना दुबला पतला हो जाना भी अतिशयोक्ति का ही एक उदाहरण है। तो ये चीज़ वियोग वर्णन तब ठीक है, लेकिन वियोग वर्णन अति श्रेष्ठ, जैसे कि हम वियोग वर्णन में मीरा की बात करें, जैसे कि हम विरह वर्णन में घनानंद की बात करें, तो वो तो भाई संभव ही नहीं है कि उनके उपलक्ष्य में बिहारी को भी जोड़ा जा सके। बेशक बिहारी की भाषा बहुत अच्छी रही है, लेकिन जो स्वयं अनुभूति हो, जो खुद की पीड़ा हो और देखी हुई पीड़ा हो, तो ये दोनों का चित्रण जब होता है तो खुद की पीड़ा ही ज़्यादा उभर कर सामने आती है। आज हम केवल गरीबों को देखकर गरीबों की पीड़ा का चित्रण कर दें, और जो खुद गरीब है या खुद गरीबी से नीचे उतर रहा है और वो अपना हालत बयां करे, तो उसमें काफ़ी फ़र्क है। क्यों? क्योंकि हमने उसकी हालत देखी है और हम बयां कर रहे हैं, और उसने खुद ये पीड़ा अपने आप भुगती हुई है। ठीक है। अब
संयोग विहन के बाद प्रकृति चित्रण। तो प्रकृति चित्रण तो रीतिकाल में प्रत्येक कवि ने किया है। रीतिकाल के प्रत्येक कवि प्रकृति चित्रण में माहिर रहे हैं, क्योंकि जहाँ संयोग वियोग वर्णन आएगा वहाँ श्रृंगार निरूपण में प्रकृति चित्रण भी पीछे नहीं छूट सकता है। हाँ, उन्होंने प्रकृति चित्रण में बहुत ज़्यादा नहीं उम्दा दोहे दिए हैं, लेकिन प्रकृति चित्रण में ताप, शीत और सावन को लेके कुछ एक उनके दोहे रहे हैं जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आशा करती हूँ कि हमने जो भी पढ़ाई की वो व्यवस्थित रूप से आप समझ पाए होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः